सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री आज दे सकते हैं चर्चा का जवाब। राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की उम्मीद। संविधान 125वां संशोधन विधेयक राज्यसभा में किया जाएगा पेश। पूर्वोत्तर के स्वायत्त परिषदों के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान। अंतरिक्ष में भारत की एक और उपलब्धि। फ्रेंच गुयाना से इसरो ने 40वें संचार उपग्रह जीसैट 31 का किया सफल प्रक्षेपण। सहायक वीसैट नेटवर्क, टीवी अपलिंक्स और डीटीएच टीवी सेवाओं समेत कई संचार सुविधाओं में होगा इस्तेमाल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज रॉबर्ट वाड्रा से कर सकता है पूछताछ। 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने जांच में शामिल होने के दिए थे निर्देश। लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश की सुरक्षा के लिए दक्षिणी सीमा पर दीवार को बताया जरूरी। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बदले की राजनीति को खारिज करने की अपील। कहा, कानूनी तरीके से अमेरिका आने वालों का स्वागत। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देंगे 2017 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन। संगीत, नाटक, नृत्य, वादन और गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 42 कलाकारों को मिलेगा सम्मान। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सीबीआई विवाद के मुद्दे पर गतिरोध की वजह से राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले गतिरोध के बीच मंगलवार दोपहर बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसका समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि सरकार देश के पिछड़े, वंचित और गरीब लोगों के प्रति समर्पित है। टीएमसी समेत विपक्षी दलों के सांसदों के अवरोध के बीच उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने कई समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। साथ ही कई सदस्यों ने किसान और युवाओं की बात भी की। कांग्रेस और टीएमसी सांसद बुधवार को चर्चा शुरू कराने के पक्ष में थे। टीएमसी ने सदन से वॉकआउट किया। समाज को समरस करने के लिए ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस दिन ऊंची जाति के गरीब अपने जाति के ऊंचे धनवान और अमीर से नाता तोड़ के और पिछड़े दलित के गरीबों से अपना नाता जोड़ लेंगे, उस दिन असली हिंदुस्तान का निर्माण होगा। 2014 से 19 तक में 4.5 साल में 13 गुना खरीद करके जब हमने इतने दिनों में 3,115 करोड़ किसानों को दिया था, इस बार 4.5 साल में 44,330 करोड़ किसानों के खाते में गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। The eastern coastal states like Odisha have high concentration which have 90% support, which need 90% support in education and other centrally sponsored schemes. That is the reason why we have been demanding that special category status should be provided to Odisha and to some other eastern states. 10% additional share in taxes
as per the Finance Commission recommendation has been given. But in real terms, the combined effect of Tamil Nadu's overall share in central taxes has increased only marginally from 1.59% to 1.69%. 1962 के युद्ध के बाद जिन्होंने देश में सुरक्षा संरचना करने के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निर्माण किया, आज पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हम बंद करने के मार्ग पर गए। हम देश को मेक इन इंडिया कैसे कर रहे हैं? टीचरों की देश के स्कूलों में कमी है, आज भी 10 लाख से ज्यादा कमी है उपाध्यक्ष जी। हम चाहते हैं उन शिक्षा प्रेरकों को भी कुछ काम दें। जिन गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था, उन गंगा माँ को भी नहीं साफ करा पाए, क्योटो भी नहीं बना पाए बनारस को। वो किसान झोले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था। वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था। ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मोदी सरकार के लक्ष्य तय किए और इसी सोच के वजह से योजनाओं को आज इतनी सफलता मिली है। राज्यसभा में आज संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इसे सदन में पेश करेंगे। पूर्वोत्तर के 6 अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10 स्वायत्त परिषदों को ज्यादा अधिकार और फंड देने के लिए ये फैसला लिया था। इस संशोधन में असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत 30 अतिरिक्त विषयों को अंतरित करने का प्रावधान है। एक सरकारी बयान के मुताबिक वित्त आयोग के पास उन्हें वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश करने का भी अधिकार होगा। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 280 और 6 अनुसूची में संशोधन किया जाना है। इन संशोधनों का सबसे अहम हिस्सा ये है कि इनसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों के वित्तीय संसाधनों और अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इन पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय जनसंख्या की बहुत पुरानी आकांक्षाएं पूरी होंगी। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, अगर आज की बात करें तो राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की उम्मीद है। कल गतिरोध की वजह से हमने देखा कि कामकाज में अवरोध हुआ। किस तरह की संभावनाएं राज्यसभा में और लोकसभा में आज प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दे सकते हैं? जी प्रीति, देखिए लगातार 2 दिनों से हम राज्यसभा में देख रहे हैं कि अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। और कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है वेस्ट बंगाल के मुद्दे पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर अरेस्ट नहीं होंगे, हालांकि उनको इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करना होगा। इसके बाद से सरकार लगातार टीएमसी सांसदों और जो ऑपोजिशन के सांसद हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दे, क्योंकि अभी मोशन ऑफ थैंक्स है, उस पर डिस्कशन होना है, इंटरिम बजट पर डिस्कशन होना है। साथ ही 6 ऐसे बिल हैं जिसमें सहमति बनी है विपक्ष और सरकार के बीच में। इसके अलावा 4 और ऐसे बिल हैं जो सरकार पारित कराना चाहती है। तो सभी तरफ से ये कल हमने देखा कि सभापति ने भी कई बार आग्रह किया कि जितने भी मुद्दे हैं उनको जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से डिस्कशन करने की वो अनुमति देंगे। और साथ ही साथ ये किया, उन्होंने कहा कि मोशन ऑफ थैंक्स पर जितने भी मुद्दे हैं सदस्यों के, चाहे वो उनके राज्य से संबंधित हो, चाहे इस देश में किसी भाग से किसी भी समस्या का जो भी वो सदन में बताना चाहते हैं, वो मोशन ऑफ थैंक्स पर बता सकते हैं। तो कल के बाद से अब उम्मीद ये की जा रही है कि सभी के बीच में एक सहमति होगी, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। सिर्फ 13 फरवरी तक ही ये संसद का सत्र है और खासकर जनरल इलेक्शंस के पहले ये आखिरी संसद सत्र है। तो उम्मीद यही है कि सभी दलों में सहमति होगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। और साथ ही आज सभी की निगाहें लोकसभा में होगी, क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स पर जैसे ही डिस्कशन पूरा होगा उसके बाद ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सदन में अपना बयान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में खोले गए खातों की संख्या अब तक 34 करोड़ 3 लाख हो गई है और इन खातों में 88,566 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। खातों में करीब 59% ग्रामीण इलाकों से संबंधित है और 53% महिलाओं के हैं।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के सवाल के जवाब में बताया कि इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कई संशोधन किए हैं, जिसमें ओडी सीमा बढ़ाकर 5,000 से 10,000 करने, ओडी सुविधा हासिल करने के लिए 18 से 60 साल की सीमा को 65 साल तक कर दिया गया है। इसी तरह खातों में दुर्घटना बीमा कवर की 1 लाख की सीमा 2 लाख रुपए कर दी गई है। राज्यसभा के नियम 180 के तहत पोलावरम परियोजना की मौजूदा स्थिति पर 7 फरवरी को चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नोटिस को सभापति राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है। राज्यसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 180 के तहत ये चर्चा स्वीकार की गई है। पिछले काफी समय से आंध्र प्रदेश के सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। This is not fair, Minister of Parliament Affairs. सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद इस सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पास होना है, जिसके लिए 10 घंटे रखे गए हैं। संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं सभी दलों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर राजनीति मत करें। जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सीबीआई अगर जांच करने के लिए जारी है तो उसको रोकना और सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करना, ये संविधान के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार के इस मामले यहाँ पर आकर लेकर आए। सदन के or you can discuss the same now itself in the Jira hour. I am permitting you in the Jira hour. You can take up this issue in the President address itself now. वहीं लोकसभा में भी कल सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सीबीआई विवाद के मुद्दे पर अवरोध देखने को मिला और प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसदों ने सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इसके बाद दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टीएमसी सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कोलकाता पुलिस के रवैये को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति दे दी है। दोनों ही पक्षों ने तटस्थ जगह को पेशी के लिए निर्धारित करने को कहा था, जिसके बाद कोर्ट ने शिलोंग को पेशी के लिए चुना है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में कोलकाता पुलिस के सहयोग न करने की सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तत्कालीन एसआईटी प्रमुख होने के नाते राजीव कुमार शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े सबूत नष्ट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो जानकारियां मुहैया कराई हैं उससे निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने और सीबीआई के सामने शिलोंग में पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और महानिदेशक को भी नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है। कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करे। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलील में ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन और पुलिस दोनों ने कोर्ट के मई 2014 के आदेश की अवमानना की है, जिसमें कोर्ट ने हर राज्य को शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई को जांच में सहयोग करने की बात कही थी।
आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है। उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। कोलकाता में सीबीआई अधिकारियों के एक दल को रविवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो शारदा चिटफंड मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को नोटिस देकर उनके निवास पर पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गईं। गौरतलब है कि शारदा चिटफंड घोटाले में लाखों गरीबों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया और इस मामले में टीएमसी के कई नेता आरोपी हैं। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। राजीव कुमार के कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी के धरने पर बैठने को नियमों का उल्लंघन बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम रोक के बावजूद कल सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे। वहां एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाले के आरोपियों को ममता बनर्जी बचा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि उस भ्रष्ट अधिकारी के घर ममता बनर्जी क्यों बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहाँ में शिलांग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें। इस शारदा चिटफंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये राज न निकले। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहाँ की मुख्यमंत्री का रहा है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख करके कथित तौर पर कुछ विवादित ट्वीट के लिए मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। भूषण ने पिछले दिनों कुछ ट्वीट किए थे जिसके बारे में केंद्र की दलील है कि वो एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति से जुड़े लंबित मामले में गलत बयान देने जैसे हैं। कुछ दिनों पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कथित ट्वीट के लिए भूषण के खिलाफ ऐसी ही अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ आज एनजीओ कॉमन कॉज की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें राव को जांच एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कथित तौर पर आरोप लगाया था कि वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ से पेश होकर राव की नियुक्ति के मुद्दे पर शीर्ष अदालत को गुमराह किया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हो सकते हैं। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये मामला कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से विदेशों में संपत्तियां रखने से संबंधित है। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच में सहयोग करे। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो 6 फरवरी को स्वयं उपस्थित होकर जांच में शामिल हो। ये मामला लंदन में 12 ब्रांस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। अंतरिक्ष में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने फ्रेंच गोयाना स्थित यूरोपीय स्पेस सेंटर से अपने 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये प्रक्षेपण भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के 2:31 पर किया गया। लॉन्च के 42 मिनट बाद 3:14 पर सैटेलाइट जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ये लॉन्च एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से किया गया। ये इसरो के पहले के इनसैट और GSAT श्रेणी के संचार उपग्रहों का उन्नत रूप है।
इसरो के मुताबिक 2535 किलोग्राम वजनी GSAT-31 उपग्रह INSAT-4 CR की जगह लेगा और ये 15 साल तक अंतरिक्ष में अपनी सेवाएं देगा। ये अंतरिक्ष में जियोस्टेशनरी कक्षा में KU बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता को बढ़ाएगा। GSAT-31 का इस्तेमाल VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक्स, DTH टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर संपर्क समेत कई एप्लीकेशंस में किया जाएगा। ये उपग्रह अपने ब्रॉडबैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए ब्रॉड बीम कवरेज देगा। फ्रेंच गुयाना में इसरो की ओर से उपस्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर S पांडियन ने बताया कि एरियन स्पेस ही इसी साल जून जुलाई में एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 लॉन्च करेगा। वहीं एरियन स्पेस के CEO स्टीफन इजराइल ने कहा है कि इस एरियन व्हीकल द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया ये 23वां सफल अभियान है। घुमंतु समुदायों के लोगों को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में खास तवज्जो दी है। सरकार ने ऐसे समुदायों के उत्थान के लिए एक विकास बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बताया कि ये बोर्ड किस तरह काम करेगा और कैसे इन समुदाय के लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। कि घुमंतु जातियां कौन कौन सी है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, उनकी कार्यशैली कैसी है, इसको ध्यान में रख करके और जो फिर SC में नहीं है, ST में नहीं है, OBC में नहीं है या किसी में OBC में है, किसी में ST में है, किसी में SC में है, ऐसी कितनी जातियां हैं। जब जातियां फिक्स हो जाएगी और स्थायी रहने की हम और उनको प्रेरित करेंगे और वो स्थायी रहने लगेंगे तो फिर आसानी से उनकी गणना भी हो जाएगी। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा टीवी पर अपनी बात रखी। जिन वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है उनको इसका लाभ मिले। हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसकी एक विशेषता और है, SC, ST, OBC को वर्तमान में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। यह सामान्य वर्ग के हित को ध्यान में रख करके यह निर्णय लिया है और ये ऐतिहासिक निर्णय है। और आप ये पूरी खास बातचीत देख सकते हैं आज रात 10 बजे और गुरुवार सुबह 10 बजे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश के जाने माने 42 कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में संगीत, नाटक, नृत्य, वादन और गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन कलाकारों को सम्मानित करेंगे। इन कलाकारों को पुरस्कार में 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले प्रमुख कलाकारों में रमा वैद्यनाथन, कुंदेचा बंधु जिन्हें ध्रुपद के लिए ये सम्मान मिलेगा, राजेंद्र प्रसन्ना को बांसुरी के लिए, हेमा सहाय को अभिनय के लिए, बापी बोस को निर्देशन में और शोभा केसर को कथक में ये सम्मान दिया जाएगा। लोक कला, पारंपरिक कला, मुखौटा नृत्य, आदिवासी संगीत के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इन कलाकारों का चयन बीते साल इम्फाल में अकादमी की जनरल काउंसिल की बैठक में किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। सोनल मानसिंह ने संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत KGMC बालयोगी सभागार में शास्त्रीय नृत्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा के महासचिव के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति थे। कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब द्वारा किया गया। कला मानव की सृजनात्मकता का एक लक्षण है। कला मनुष्य को विचारों और संस्कारों को कौशल पूर्वक सुरुचिपूर्ण तरीका से अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है।
यह मानव की जीवंत रचनात्मकता का लक्षण है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सोनल जी अपनी कला के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत के संदेश का प्रचार प्रसार कर रही है। एक नागरिक, एक कला विशारद के रूप में आपका प्रयास अनुसरणीय है। आपने स्वच्छता मिशन को और व्यापकता दी है। स्वच्छता के संस्कार को जीवन के आचार, विचार और वाणी का शुचिता से जोड़ा है। भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिखाए गए अष्टांग मार्ग में भी इन सही आचार, विचार और वाणी का बड़ा महत्व है। आज भी समाज, समुदाय और परिवार में सौहार्द के लिए तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ये गुण प्रासंगिक है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। लोग सवेरे 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक इस उद्यान में जा सकते हैं। ये 10 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। 11 मार्च का दिन सैनिकों, पुलिसकर्मियों, दृष्टिहीनों, दिव्यांगों और किसानों के लिए होगा। राष्ट्रपति भवन की इस बगिया में ढेरों किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के अलावा देसी विदेशी फूल मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को गार्डन के सालाना उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया था। मुगल गार्डन घूमने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एंट्री के लिए काफी लंबी लाइन लगती है। ऐसे में इस बार एंट्री की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आपको राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in पर जाकर प्लान योर विजिट टैब पर क्लिक करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश की सुरक्षा के लिए दक्षिणी सीमा पर दीवार को जरूरी बताया है। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अतीत में यहां बैठे बहुत से लोगों ने दीवार के लिए वोट दिया है, लेकिन एक उचित दीवार कभी नहीं बनी और वो उसे बनवाएंगे। उन्होंने बदले की राजनीति को खारिज करने की अपील की और कहा कि कानूनी तरीके से अमेरिका आने वालों का स्वागत है। इस संबोधन में ट्रंप ने आव्रजन, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और काफी बटी हुई कांग्रेस में एकता की जरूरत जैसे कई अहम मुद्दों पर जोर दिया। I have ordered another 3,750 troops to our southern border to prepare for this tremendous onslaught. This is a moral issue. The lawless state of our southern border is a threat to the safety, security, and financial well-being of all America. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. This includes our obligation to the millions of immigrants living here today who followed the rules and respected our laws. Legal immigrants enrich our nation and strengthen our society in countless ways. और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए चिट फंड में फर्जीवाड़ा। नमस्कार।